आज की जो क्लास है हमारी वो है रिगार्डिंग द प्रोसेसेस ऑफ वेव्स। ठीक है। हम ये देखना चाहेंगे कि वेव्स के प्रोसेस कितने होते हैं, और क्योंकि हमने केसेस कर लिए थे ऑफ वेवलेंथ, अब प्रोसेस करना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, उसको देखना है। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके पास एक सेकंड रुकिएगा, जरा सा ये लोड हो जाए। अच्छा जी। अच्छा जी, आपके पास हेडिंग डालें प्रोसेसेस ऑफ वेव। तीन तरह के लिखना शुरू करें। देयर आर थ्री प्रोसेसेस ऑफ वेव्स। हेडिंग है आपकी प्रोसेसेस ऑफ वेव। नंबर वन रिफ्लेक्शन, नंबर टू रिफ्रैक्शन एंड नंबर थ्री डायफ्रैक्शन। एक और प्रोसेस है जो आप ए लेवल्स फिजिक्स में पढ़ेंगे, एएस में पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर मैं उर्दू में लिख लूं, टकरा के वापस आना। यानी कि इन दिस प्रोसेस वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी और ऑल द वे उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी, चेंज नहीं होगा मीडियम, या चेंज नहीं होगा। आपके पास आगे ही जाएगी, वापस आ जाएगी, बाउंस बैक होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द प्रोसेस इन विच a wave is bounced back। बहुत सारे इसको रिफ्लेक्टेड भी कहते हैं, बट वो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड एक ही वर्ड हो जाएगा। when it hits the edge of any object, when it hits the edge, या when it hits the object, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वेव हिट करेगी तो वो जो वापस आएगी, द मैकेनिज्म इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ आती है? तो थम्स अप करें ऑल स्टूडेंट्स। तुम लोग की अटेंडेंस बहुत पथेटिक है भाई। अच्छा जी, दो तरह की रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ाए जाते हैं। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है जी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब यहां ये बात बहुत जरूरत है इस चीज को समझने की कि दो एंगल्स होते हैं, पहले उसको समझ लें। रेगुलर और इर्रेगुलर। ये आपके पास एक सरफेस है, एक वेव आती है ऐसे इस डायरेक्शन में, यहां से आके टकराती है, यहां आप बनाएंगे नॉर्मल। ठीक है जी। अब नॉर्मल बनाने के बाद इसी डायरेक्शन में ये वापस चली जाएगी। हमारे यहाँ एक बहुत जरूरी चीज जो याद नहीं है, वो क्या है कि हम ये कहते हैं कि देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लाइन ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो नॉर्मल और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में, यानी बाउंस बैक होने के।
तो बहुत सारी जगहों पे हमें गलत परसेप्शन कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जी आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और अगर ये बराबर नहीं है तो इरेगुलर। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। दोबारा सुन लीजिए, गलत स्टेटमेंट क्या है जो हमारे यहां दी जाती है। हम ये कहते हैं कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर बराबर हैं तो ये रेगुलर है, और अगर ये बराबर नहीं है तो ये इरेगुलर है। ऐसा नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर तरीके से बराबर होंगे, ये चेंज नहीं हो सकते। दोबारा सुन लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर हाल में बराबर होंगे, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो कोई तीसरी तरह की रिफ्लेक्शन इजाद हो जाए, दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों बराबर है? सरफात कह रहे हैं इसलिए? नहीं जी, सरफात कोई वो नहीं है, पीर बुजुर्ग नहीं है। द थिंग इज कि ये लॉ है, रूल है। लॉ चेंज नहीं होते, लॉ इज फॉर एवरीथिंग। लॉ गवर्न्स द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो जो फिनोमेना है उसको लॉ गवर्न कर रहा है। अब केसेस अलग होते हैं, लॉ चेंज नहीं होता। क्या ये बात याद रहेगी? यहां तक ये बात समझ में आती है आप लोगों को? तो अब आपके पास क्या है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हैं तो ये आपके पास कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये बराबर नहीं है तो ये आपके पास कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये स्टेटमेंट आज के बाद आप नहीं देंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है ये बात? तो सर बाद स्टेटमेंट कौन सी सही है? स्टेटमेंट ये रही कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है जिसमें आपके पास टकराने से पहले और टकराने के बाद वेव्स आपस में पैरेलल रहें। अगर टकराने से पहले और टकराने के बाद वेव्स पैरेलल हैं आपस में तो दिस इज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर टकराने से पहले और टकराने के बाद वो पैरेलल नहीं है तो ये कहलाता है आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या यहां तक बात समझ में आती है? हंसला को क्लियर है? गर्ल्स एवरीवन करके जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं इफ दिस इज क्लियर। अब आते हैं बेंडिंग में। रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग, मुड़ना। रिफ्लेक्शन में वेव वापस आ जाती है, रिफ्रैक्शन में वेव वापस नहीं आती, मीडियम के अंदर पास कर जाती है, ऑब्वियसली विद अ चेंज इन पैरामीटर्स, बिकॉज देयर आर टू मीडियम्स। अब पहले तो समझो ये दो तरह के मीडियम क्या है। एक को हम कहते हैं डेंसर मीडियम, दूसरे को हम कहते हैं शैलो या रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम कौन सा होता है बेटा? जिसमें परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। और शैलो मीडियम कौन सा? जिसमें परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। अब हमने तो पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, इसलिए सबसे ज्यादा डेंस जो है वो सॉलिड है। गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया। तो गैस सबसे शैलो मीडियम है और लिक्विड बीच में कहीं लाई करता है। क्या यहां तक समझ में आती है? यानी अगर एक वेव आपके पास एयर से ग्लास में आ रही है तो इट इज मूविंग फ्रॉम शैलो टू डीप, और अगर एक वेव लिक्विड से एयर में जा रही है ये डेंसर टू शैलो है। क्या ये बात समझ में आती है?
थम्स अप करें ताकि आगे बढ़े। डन जी। अब आई वुड लाइक कि आप ये पूरा टेबल जरा कॉपी कर लें और इस टेबल को अपने जहन में बिठाएं, क्योंकि एक तो ये टेबल आपकी बुक में नहीं है, दूसरा आपको ये टेबल याद करना है। अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जो आपका वो है सॉल्व इन रेगुलर थिंग। रेगुलर कौन सा जैनब, कौन सा रेगुलर बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रही हैं आप? थोड़ी देर रुक जाओ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं उसको, देखें। अब अगर आप डेंसर टू शैलो जा रहे हैं तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी। अच्छा ये याद रखिएगा, वेवलेंथ और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। कैसे? मैथमेटिकली प्रूफ करके दें सरफात। हमने एक लॉ पढ़ा था, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ऐसे ही है ना भाई? हमने ये पढ़ा था। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई फ्रीक्वेंसी और इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इन दोनों को हटाओ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनता है। क्योंकि आपको ओ लेवल मैथ्स में ये पढ़ाया गया कि अगर आप इज इक्वल टू और फ्रीक्वेंसी का साइन कांस्टेंट हटाते हैं तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं। यानी अगर आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी, अगर आप वेवलेंथ कम कर रहे हैं तो आपके पास स्पीड कम होगी। क्या ये बात समझ में आती है आप सबको? हंजला, इफरा, जैनब, दुआ, फारिया, आले जहरा, मयूरी गायब है। डन। अच्छा जी, अब मैंने आपसे, जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज कभी नहीं आएगा। अब अगर आप डीप टू शैलो जा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, और अगर आप शैलो टू डीप आ रहे हैं तो डायरेक्शन वुड बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसकी डायग्राम बनाने को आती है पेपर 2 में। मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास गिलास है और ये मेरे पास एयर है। अब मुझे पता है एयर जो है वो लेस डेंस है, शैलो है, गिलास जो है वो डेंस है। मेरी वेव जो है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। ये पेपर 2 में बना हुआ आएगा। वो आपसे कहेगा इसको कंप्लीट करके दें। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ये वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा, आप इसको देख के दोबारा से एनालाइज कर सकते हैं। कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पासिंग थ्रू ऑल द वेव फ्रंट्स। दिस इज योर लाइन ऑफ इंसिडेंस, कि आपको ये पता लगे कि इस लाइन में वेव्स आ रही हैं। दूसरा काम आप क्या करेंगे, ये तो हटे, नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल किस तरह बनता है भाई, सरफेस के 90 डिग्री। सरफेस के 90 डिग्री का मतलब ये वाला एंगल, गौर से देखो, ये 90 होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आती है आप सबके? ये वाला जो एंगल होगा मेरा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी इस एंगल पे वेव आ रही है। क्या ये बात समझ में आती है? आई वॉन्ट ऑल स्टूडेंट्स टू रिप्लाई यस और नो। अब
कोई भी एक नंबर अपने जहन में सोचें। आले जरा दोबारा सुनो बेटा, यहां से वेव आ रही है, आपने यहां नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल का एंगल सरफेस के साथ 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो एंगल होगा ये बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। यहां तक बात समझ में आती है बच्चे? मेरे ख्याल से प्रोटेक्टर यूज करना आता होगा मेरे बच्चों को। अब मैं अज्यूम करता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जी 35 डिग्री। ये कितना है? 35। अब उसने मुझसे ये मांगा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बेंडिंग दिखाओ। तो मैं 35 पे रे नहीं बना सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बेंडिंग ही नहीं हुई, तो बेसिक डेफिनेशन ही गलत हो गई। बेसिक डेफिनेशन कि आपकी वेव बेंड करेगी। अब बेंड करने का मतलब क्या है कि या तो वेव करीब होगी या वेव दूर होगी। दो सिनेरियो है, सेम नहीं हो सकता। सेम हुआ तो वो तो डेफिनेशन गलत है। तो अब आपके पास आएगा ये टेबल, और ये टेबल आपको क्या बता रहा है कि अगर शैलो से डेंस में आ रहे हो तो आपकी वेव बेंड होके नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेसर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई रिपीट, आपका जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है मीडियम के अंदर है, बेंडेड एंगल है, वो अलग होगा, वो चेंज होगा। अब आपको ये बता रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब कि जो बेंडेड एंगल है दो शुड बी लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो या तो गिवन होगा या कैलकुलेट कराएगा। क्या यहां तक मेरे साथ चल रहे हैं सारे स्टूडेंट? अगर शैलो टू डीप है, यानी एयर से गिलास या एयर से लिक्विड आ रहे हैं, क्योंकि भाई एयर जो है वो सबसे शैलो है, अभी अभी हमने जिक्र किया। गिलास या लिक्विड एज कंपेयर टू एयर डेंसर है। मुझे तमाम स्टूडेंट का थम्स अप या यस चाहिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। नो चेंज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में अंजला कोई चेंज नहीं आएगा। आगे क्यों भाग रहे हो पठान आदमी? मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा ना उस पर। ठीक है, नहीं है। अच्छा जी, अब नहीं आएगा, और आपका जो बेंडेड एंगल है वो चेंज होगा, ये सब चीजें आपको समझ आती। तो आपने यहां पर जो बेंडेड इंसिडेंट रखा था वो था आपके पास 35। तो अब इसका मतलब बेंडेड एंगल क्या हुआ? बेंडेड एंगल जो है मेरे पास वो कम होगा। तो मैं कहता हूं कि भाई ये 35 में 20 डिग्री पे बना देता हूं, यानी मेरी वेव अंदर बेंड होके नॉर्मल के करीब हो गई। क्या यहां तक बात समझ में आती है? यस या नो? मुझे सबका चाहिए एक्सेप्ट मयूरी। उस बेचारी ने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया, उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा चल क्या रहा है। हाँ, आले जहरा गिवन होगा। उजैफा क्या समझ में नहीं आया? देखो भाई दोबारा सुन लो, ये वेव आ रही है, आपने नॉर्मल बनाया, आपने एंगल मार्क कर लिया, आपने टेबल याद करा, एयर से गिलास है तो बेंड होगा। अब अगर एयर से गिलास है तो नॉर्मल की तरफ, अगर ये गिलास टू एयर होता तो नॉर्मल से अवे हो जाता। तो अब 20 डिग्री उसने आपको दे दिया था या कैलकुलेट कराया था, वो आगे चल के देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। यहां तक सब साथ है मेरे। अब मुझे ये टेबल बता रहा है कि जब शैलो टू डीप जाते हैं तो मेरी वेव की स्पीड भी कम होती है और मेरी वेव की वेवलेंथ भी कम होती है। अब वेवलेंथ क्या है जी? वेवलेंथ है इन दो वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। वेव फ्रंट क्या, वेवलेंथ क्या है? इन दो के दरमियान की लेंथ।
अब लेट से मैं कहता हूं कि इन इन दो के दरमियान की लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर एग्जाम्पल। तो अब जब ये वेव बेंड हुई तो मैंने क्या कहा है, वेव श्रिंक हो जाएगी, करीब हो जाएगी। तो आपने करीब करीब वेव फ्रंट्स बना दिए, ये वैल्यू भी आपको गिवन होगी या आप एस्टिमेट कर सकते हैं। आपने 0.5 पे बना दिया। क्या ये बात समझ में आती है सबको? अलिशबा क्लास में नहीं है क्या? मेरे पास तो कोई नहीं आ रहा कि अलिशबा जो कर रही है, उसको पूछो बेटा कोई। नहीं, अप टू स्केल ड्रॉ करना नेसेसरी है हंजला? नहीं, एस्टिमेट होगा। जैनब वही ना जो हंजला पूछ रहा वही है, वेवलेंथ स्केल से नहीं निकलेगी, एस्टिमेट होगी। ठीक है जी, वो वेवलेंथ के केसेस थे जिसमें वेव रूलर से निकालना है, स्केल से। ठीक है जी, आगे बढ़े। नहीं, कैलकुलेट करना होगा इफरा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो मैं गिवन होगा, या कैलकुलेट भी कर सकते हैं, गिवन भी हो सकता है, दोनों सिनेरियो है ना। आगे बढ़े, थम्स अप करें तमाम स्टूडेंट्स। और कोई अलिशबा से पूछ लो अगर वो यहाँ नहीं है तो। अब आते हैं जी अगले पैटर्न पे। जी इफरा, यस। अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो देता हूं। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये आ रही हैं आपके पास वेव फ्रंट्स। अब ये क्या है, गिलास, ये है एयर। तो ये कौन सी मूवमेंट होने जा रही है? ये मूवमेंट हो रही है डेंसर टू शैलो। अब आप क्या करेंगे, आप पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पासिंग थ्रू ऑल द वेव फ्रंट्स। ये कौन सी लाइन है? लाइन ऑफ इंसिडेंस। मयूरी बहुत गौर से सुनना अगर है वो यहाँ पे तो। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट क्या है आपके पास, जब आपने लाइन ऑफ इंसिडेंस बना ली, अब आप बनाएंगे नॉर्मल। अब जब आपने नॉर्मल बनाया तो ये अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि अब देखो डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब आपकी मूवमेंट डेंसर टू शैलो हो रही है, शैलो टू डेंसर नहीं, उल्टा कर दिया। डन। अब आपने क्या कहा, आपने कहा जी सर फहद का जो टेबल था उसमें अगर आप डीप टू शैलो जाते हैं यानी ग्लास टू एयर जा रहे हैं तो आपके पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है आपने। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि अब आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। डिस्टेंस बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर जो एंगल आपने सिलेक्ट करना है वो कोई ऐसा सिलेक्ट करना है जो ये वाला एंगल ज्यादा हो इससे। यहां तक थम्स अप करें अगर ये चीज क्लियर है तो। अलिशबा जावेद है तो बहन। तो फिर कौन सी अलिशबा जो नहीं आ रही, जिसका इंटरनेट का इशू आ रहा है? यहां तक सबको क्लियर है? फरवा बिल्कुल सन्नाटे में, आप बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं आ रही। इफरा, आयशा, मरियम,
आले जहरा, मतलब मैं एक एक का नाम लूं, अजीब अखरोट हो तुम लोग। भाई बताओ, समझ आया है? आगे बढ़े। नींद आ रही है क्या? चाय शाय पियो, जरा एक्टिव हो जाओ। तुम जाओ यहां से। डन। अब ये तो वो पैटर्न है जो आपके पास आते हैं। बड़े बड़ा शुक्रिया आपका रिएक्शन देने का। अच्छा जी, अब अगला जो हमारा टॉपिक है, मुझे पहले सुकून से ये बताएं तमाम स्टूडेंट्स कि रिफ्रैक्शन क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं जा रहा मैं आगे। अल्लाह। एक एक का रिप्लाई चाहिए मुझे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ओके। वैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं अभी आपको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। जी जी जैनब। अच्छा जी, अब आते हैं अगले प्रोसेस पे। ये जो प्रोसेस अभी आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, ये लास्ट ईयर ऐड हुआ है, जब इसके ऊपर स्टार है। ये पहले था एएस में, अब आपके पास आया है। पहले ये किसमें था? पहले ये था भाई एएस में, वेव्स के टॉपिक में, अब ओ लेवल्स में आया है। इसका नाम है डायफ्रैक्शन। देखिए तीन प्रोसेस हैं। रिफ्लेक्शन, जिसमें वेव वापस आ जाए। रिफ्रैक्शन, जिसमें वेव पास कर जाए लेकिन बेंड हो, यानी कि प्रॉपर्टीज चेंज हो, वेव स्पीड चेंज हो, वेव लेंथ चेंज हो, एंगल चेंज हो। तीसरा प्रोसेस आ रहा है डायफ्रैक्शन, जिसमें वेव स्प्रेड आउट हो, जिसमें वेव की शक्ल चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए। There will be no change in the speed, in the wavelength and in the frequency in diffraction. देखो, डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के दरमियान का फर्क आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। डायफ्रैक्शन में देयर इज नो चेंज इन द स्पीड, देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ, देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। वेयर एज इन रिफ्रैक्शन वी जस्ट स्टडीड एंड प्लॉटेड कि देयर इज अ चेंज इन वेवलेंथ, देयर इज अ चेंज इन एंगल, देयर इज अ चेंज इन स्पीड। क्या ये बात समझ में आती है? डन। डन जी, आगे बढ़े। अब जो डायग्राम की नजर है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर आपके पास एक वेव है, तो सामने की तरफ आ रही है, और जब वो इस स्लिट से, इस सुराख से गुजरती है, तो लीनियर वेव फ्रंट्स सर्कुलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। कोई चेंज नहीं आ रहा स्पीड का, कोई चेंज नहीं आ रहा वेवलेंथ का, कोई चेंज नहीं आ रहा फ्रीक्वेंसी का, सिर्फ और सिर्फ शक्ल चेंज हो रही है। क्या ये बात समझ में आती है? इस प्रोसेस को कहा जाता है डायफ्रैक्शन। ये नया आया है भाई मार्केट में आपके पास सिलेबस में। क्या ये बात समझ में आती है? देखो डायफ्रैक्शन समझो, डायफ्रैक्शन में ना स्पीड चेंज होगी, ना वेवलेंथ चेंज होगी, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जबकि रिफ्रैक्शन के अंदर आपकी स्पीड भी चेंज हो रही है, आपकी वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, आपकी एंगल भी चेंज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये दो केसेस हैं, ये आपको याद करना है। जैनब का मैसेज नहीं आया, आयशा नदीम का नहीं आया, दुआ का नहीं आया, फरवा का नहीं आया, हंजला, हुजैफा, मयूरी, सन्नाटे।
मयूरी को आवाज आ रही है? इसका तो बिल्कुल सन्नाटे में वो, अभी तक मयूरी नहीं बोल रही। आगे चले जी। अच्छा जी, अब आपके पास दो केसेस हैं। अगर आपका ये स्लिट साइज छोटा है तो आपकी सर्कुलर वेव फ्रंट्स आएंगे, और अगर ये स्लिट साइज बड़ा है तो आपके लीनियर वेव फ्रंट्स आएंगे। क्या ये बात याद रहेगी? प्लीज रिस्पॉन्ड। यहां जनरल वेव प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है बहन, की पॉइंटर देखो ऊपर, ये लिखा हुआ है। ये अब अभी आपके ग्रुप पे भी आ जाएगी पीडीएफ, और ये यूट्यूब पे लेक्चर आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहां जनरल वेव प्रॉपर्टीज खत्म। तो जनरल वेव प्रॉपर्टीज खत्म हुआ है तो क्वेश्चंस निपटा देते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, वो कह रहा है कि दो वेव फॉर्म्स हैं आपके सामने। वो कह रहा है कौन सी वेव फॉर्म लॉन्गिट्यूडिनल है और उसकी भी वेवलेंथ निकाल रही है। आपसे क्या कह रहा है वो, कि कौन सी वेव फॉर्म जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है प्लस वो वेवलेंथ मार्क कर रही है। तो आपको ये पता है कि भाई ये तो ट्रांसवर्स है, तो सी और डी तो गलत हो गए, क्योंकि उसने क्या मांगा? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल तो ए और बी है, और लॉन्गिट्यूडिनल में भी क्या मांग रहा है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है बेटा? ए। एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक की लेंथ। क्या ये बात समझ में आती है? मयूरी से कोई पूछो, उसको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी, बोले में आपसे पूछता है कि एक साउंड वेव है जो कि किसी ऑब्जेक्ट में अंदर से गुजर रही है। गुजरने दो, अभी उसको साउंड का चैप्टर आएगा तो मैं उसमें बताऊं, अभी मैं लॉन्गिट्यूडनल के पर्सपेक्टिव से सवाल को समझा रहा हूं। वो कह रहा है जब साउंड वेव पास हो रही है तो कुछ ये डायग्राम है मॉलिक्यूल्स की उस मीडियम के अंदर। अब वो कह रहा है साउंड वेव कौन सी है और एक्स क्या है। देखिए याद रखिएगा, दो तरह की वेव्स आपको पढ़ाई गई, एक ट्रांसवर्स है और एक लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल वो जो बगैर मॉलिक्यूल्स के ट्रेवल नहीं कर सकती, जिसकी एग्जांपल साउंड है। और ट्रांसवर्स वो जो इंडिपेंडेंट है, यानी अगर मीडियम है ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं। तो सिंस उसने शुरू में बता दिया कि भाई ये साउंड है, तो आपके पास ट्रांसवर्स तो ये हो नहीं सकता। तो ए और बी में से कोई एक आंसर है। अब दूसरी बात, जहां पार्टिकल्स करीब होते हैं इसको कहा जाता है कंप्रेशन, और जहां पार्टिकल्स दूर होते हैं इसको कहा जाता है रेयरफैक्शन। सो योर राइट आंसर इज ए। क्या ये बात समझ में आती है? डन। अशल मुझे पानी पिला दो। अब वो क्या कह रहा है आपसे
ये पहले जरा सफाई कर दूं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। पहले सुकून से पढ़े। कर चुके हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला भी करा दिया, डिस्टेंस वाला। आले जरा देखो बेटा, ये वाला कराया है, ये भी करा दिया है। ठीक है, ये वाला देखो। ये नहीं कराया, इधर देखें। ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, साउंड आज शुरू हो जाएगा हमारा। अब वो क्या कह रहा है, साउंड एंड अल्ट्रासाउंड आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दैट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है जी। वो कह रहा है पहले तो बताओ वेव क्या है। ये मेरी बेटी आले जहरा लिख के देगी मुझे वेव क्या है। और डिस्क्राइब करो कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स से अलग कैसे है। सवाल समझ में आ रहा है आपको, मैं सवाल क्या बोल रहा हूँ उजाफा? भाई मेरा ही नाम होगा ना, सैयद फात अली अब्दुल कुद्दूस तो होगा नहीं यूट्यूब के चैनल का नाम। ठीक है, इधर देखें। वो कह रहा है कि पहले ये बताओ वेव क्या है, व्हाट इज मेंट बाय वेव, क्या करती है, क्या चीज है। और फिर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के दरमियान का फर्क क्या है। हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो अब इसका आंसर मैं लिखवाना शुरू करता हूं। वेव इज यूज टू ट्रांसमिट या ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये तो हो गई वेव की डेफिनेशन, किसी को इसमें मसला? ओके। अब उसने क्या कहा अगला, कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का फर्क बताओ। मैंने आपको बारहा बताया कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वो वेव जिस जो बगैर मीडियम के चल ही नहीं सकती, ओरिजिनेट ही नहीं हो सकती, और वो है साउंड। और ट्रांसवर्स वो जो इंडिपेंडेंट है, मीडियम है ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स are dependent on medium particles whereas transverse are independent। थोड़ी सी लाइन बची है, आप लिख दें, साउंड is longitudinal, light is equals to transverse। कोई मसला है यहां तक? थम्स अप करें या थम्स डाउन करें ताकि मैं जल्दी आगे बढ़ूं। दुआ फरवा, दुआ सो रही है, मयूरी सो रही है। आ गया, ठीक है, मयूरी का भी आ गया। अब वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है भाई, इसको पहले नीचे करता हूं। वो कहता है कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे दी आपको। ठीक है, क्या कह रहे हो हुजैफा?
पता नहीं क्या कह रही है। अब वो क्या कह रहा है, ये फुल स्केल है। ये फुल स्केल का मतलब क्या हुआ, you have to use your ruler, there is no option, there is no choice। फुल स्केल का मतलब क्या होता है कि आप रूलर यूज करेंगे। पहले पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, दो पोजीशन मार्क करें जो कि रेयर फ्रैक्शन है और उसको आर कहें। रेयर फ्रैक्शन क्या होता था, जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो। तो ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, ये कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन। कोई मसला। देखो जहां वेव फ्रंट्स करीब थे आपने उसको कंप्रेशन कहा, जहां वेव फ्रंट्स दूर थे आपने उसको रेयर फ्रैक्शन कहा। कोई मसला। फिर वो क्या कह रहा है आपसे कि भैया दो, एक डबल हेडेड एरो से वेवलेंथ मार्क करो। तो डबल हेडेड एरो का मतलब क्या होता है कि भाई एक कंप्रेशन से लेके या एक रेयर फ्रैक्शन से लेके दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते थे। क्या ये बात समझ में आती है। इसको मेजर कर लो, इसको कर देता हूं मैं 0, और इसको कर देता हूं मैं, मेरी लेंथ आ रही है 4.1 सेंटीमीटर। कोई मसला। अब वो क्या कह रहा है, स्पीड निकालो। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। एफ क्या है, ये रहा। लैम्डा क्या है, ये। तो आप क्या करेंगे, 25,000 इंटू 4.1 एक्सपोनेंट -2। ये क्या किया सरफात, देखो उसने यहां हर्ट्ज दिया है लेकिन आपका आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है। तो आपको स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में, तो आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। क्या ये बात याद रहेगी। यस और नो। आगे बढ़े, आंसर बताओ। आले जहरा दोबारा सुनो। देखो बेटा ये हर्ट्स है ना, और तुम्हारी डिस्टेंस आ रहा है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर तो स्टैंडर्ड नहीं है, मीटर स्टैंडर्ड है। तो यू हैव टू कन्वर्ट इट। अब सेंटीमीटर टू मीटर जाते हैं तो ये आप अपनी वैल्यू के साथ लगा दें, कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मिनट वेट करेंगे। ओके जी। अब क्या ये वैल्यू क्लियर है कि किस तरीके से आपके पास प्रोसीजर हुआ है। मुझे एक एक का रिप्लाई चाहिए और मुझे जरा वैल्यू बता दो। तुम लोग घर पे बैठे हो, कैलकुलेटर होगा तुम लोग के पास, थोड़ी तकलीफ कर लो। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। यस नहीं करो, आंसर बताओ भाई। सो गए हो क्या। 1050 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा जी। अब
अब वो क्या कह रहा है, साउंड वेव जो लिक्विड में थी वो एयर में आ गई। साउंड वेव एक लिक्विड से ट्रैवल करते करते एयर में आ गई, स्पीड के साथ क्या होगा। वो क्या कह रहे हैं, एक साउंड वेव लिक्विड में ट्रेवल कर रही थी, अब वो एयर में आ गई है, स्पीड के साथ क्या होगा ये बताइए। तो आपको वापस आना है टेबल में। कौन गया? आप साउंड लेके ट्रेवल कर रही थी लिक्विड में, एयर में आ गई, तो स्पीड के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगी। नहीं जैनब, चेंज नहीं लिखना है, इतना वो फारिग नहीं है, उसको आंसर देना है। ठीक है, यानी आप क्या चेंज है ये बताएंगी, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंक्रीज। यहाँ एक और बात बताता चलूं अल्लाह के वास्ते, ये एरोज बना के नहीं जाना, आप पढ़े लिखे लोग हो, प्रॉपर वर्डिंग्स लिखोगे, ये स्टेटमेंट लिखोगे, स्पीड ऑफ साउंड विल बी इंक्रीज्ड। क्लियर? डन। अब आते हैं इस पे। अब वो क्या कह रहा है कि भाई एक वेव है जो लिक्विड से एयर में जा रही है। अब आपको इसके वेव का पैटर्न बनाना है जो अभी हमने किया था। अब वो पेपर में आ गया, देखो मैंने उसी लिए डाला था क्योंकि आपको डायरेक्ट पास पेपर से कराऊं। अब आपने क्या करा, पहले ये स्ट्रेट लाइन बना दिया आपने, अब यहां नॉर्मल बनेगा। एक नॉर्मल ये, एक नॉर्मल ये, एक नॉर्मल ये, एक नॉर्मल ये, हर वेव का अलग अलग नॉर्मल बनाया आपने। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर आप लिक्विड से एयर में जा रहे हैं तो आपकी वेव का एंगल बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ना। यानी ये जो वेव होगी ये इस तरह जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी, यानी कि ये बेंड होके बाहर निकलेगी। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ये अभी ये वाला पार्ट अभी छोड़ दें, ये मैं कराऊंगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। वो कह रहा है कि एक वाटर वेव है जो शैलो से डीप आ रही है, वेव फ्रंट्स है, क्रेस्ट है, ठीक है। वो कह रहा है कि आपके पास 10 कंप्लीट वेव्स बन रही हैं 5 सेकंड में, वेवलेंथ निकालो। सबसे पहली चीज आपको यह पढ़ाई गई कि ये 12 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, इसमें कितनी वेव्स आ रही हैं, एक, दो, तीन और ये चार, चार वेव्स हैं। क्या ये बात समझ में आती है? इंडिविजुअल थम्स अप करें तो मैं रुकूं, मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं रुक जाऊंगा। तो अब आपके पास एक वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ वेव्स। तो टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, कितनी वेव्स हैं, 4, तो आंसर क्या आया, 3 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आती है? वेवलेंथ कितनी आई है, 3 सेंटीमीटर। कोई मसला? मसला है फरवा? तो तुम लोग यस यस किए जा रहे हो पठान।
आगे बढ़े। ये आपने वेवलेंथ की पूरी वर्किंग यहां लिख दी, मैंने अलग करके लिखा था ताकि आपको समझ आए। अब वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकालो। अब गौर से सुनिएगा, उसने आपको बताया है कि भाई 10 वेव्स आ रही हैं 5 सेकेंड में, एक वेव का टाइम क्या होगा। आप लोग माशाल्लाह मैथ्स पढ़ते आए हो, पढ़ रहे हो, तो अगर आप रेशियो मेथड लगाएं वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो टाइम पीरियड बनता है 5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1/2, दैट इज 0.5 सेकेंड, ऐसे ही है। लेकिन ये क्या आया, ये तो आई है टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/टाइम पीरियड, यानी 1/0.5 इज 2 हर्ट्ज। कोई मसला। यहां तक समझ में आ रहा है लड़कों? हुजैफा, हंजला, देखो वो कह रहा है 10 वेव्स आ रही है 5 सेकेंड में, एक टाइम कितना होगा? आपने कहा सर फहद 0.5 सेकेंड। तो ये तो टाइम पीरियड है ना, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/टाइम पीरियड। तो आपने ये 0.5 इधर रखा, तो आपके पास आंसर आया 2 हर्ट्ज। क्या अब क्लियर है? अलिशबा जावेद, अब वो क्या कह रहा है, वाटर वेव की स्पीड निकाल के दो। तो आपने कहा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आ गई, वेवलेंथ आ गई, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। बट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना, क्योंकि आंसर आपने मीटर पर सेकंड में देना है। क्या ये बात समझ में आई है? आंसर बताओ। 0.6 से क्या है, क्या आ रहा है? 0.06। डन जी। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि लाइंस बनाएं कि जब शैलो से डीप में गया, तो मैंने जो टेबल ऊपर बनाया है उसको याद करते हुए आपने कहा कि भाई सरफाद ने कहा था कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड कम होगी। ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहा? तो उसने आपको एक मार्क करके दे दिया कि वेवलेंथ बढ़ रही है, तो स्पीड के साथ क्या होगा? और फ्रीक्वेंसी, आईएनसी क्या होता है? तो आपका एरो किधर आएगा? स्पीड भी इंक्रीज करेगा, आयशा, इंक्रीज करेगा बहन। वेवलेंथ और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। आयशा मरियम, जीती रहो, फ्रीक्वेंसी सेम। क्लियर जी? आयशा मरियम समझ आई नहीं आई? आ गई है, ठीक है, आगे बढ़े। अब इसकी पिक्चर लें, ये ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप पर इसकी वर्किंग चाहिए। समझ आइए आपको?
ओके जी, यहां तक बात समझ में आई है? थम्स अप करें जरा काइंडली। अब मुझे आप लोग 5 मिनट देंगे, ठीक है? और 5 मिनट के बाद दोबारा से मीटिंग स्टार्ट होगी, तो आप सबने 5 मिनट बाद ज्वाइन करना है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ मीटिंग, उसके बाद इसको अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे। 5 मिनट बाद दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है?